मैं मानता हूं कि बंगाल में यदि भाजपा को नहीं रोक पाती ममता बनर्जी तो आज ये बैठक नहीं हो रही होती। लेकिन जब तब हो सकता है तो अब भी हो सकता है, तो तब कांग्रेस को नहीं उखाड़ा था आपने। आपके जहन में आज भी कांग्रेस का दिया हुआ दर्द है कि ये संगठित समाज है, लेकिन बिहार में बहक जाता है ये समाज। वो भी इनको पसंद नहीं आता है। इनको ओवैसी की राजनीति पसंद नहीं आएगी, इनको कन्हैया पसंद नहीं आएगा, इनको ये सब चीजें पसंद नहीं आएंगी। ये कंबल ओढ़ के घी पीना चाहते हैं कि केजरीवाल आधे मंच से उठकर भाग सकते हैं। क्यों भाग सकते हैं? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। बिहार की राजधानी पटना के लिए न सिर्फ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का भ्रमण कर रहे थे, विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री इसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम इसमें सफल नजर आए। जो उन्होंने जो मुहिम चलाया था कि विपक्ष को एकजुट करना है, पटना में उनकी बैठक करनी है, इसमें मुख्यमंत्री सफल हुए। लेकिन कहां तक सफल हुए, इन सारी बातों का आज पंचनामा में हम सिलसिलेवार ढंग से इस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या आज का जो विपक्ष का जो जुटान था वह सफल है या असफल है। नमन जी, सफल असफल हम कौन होते हैं कहने वाले। ये चर्चाएं ये राजनीतिज्ञ ही करेंगे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बहुत बड़ी बैठक हुई, बहुत बड़ी बैठक, मोन्यूमेंटल बैठक, इस पूरे देश के राजनीतिक मानचित्र पर इतना बड़ा बैठक आज तक नहीं हुआ था। ये और भी बड़ा हो सकता था। जो दल जुटे आज, उनकी संख्या दुगुनी हो सकती थी। जिन कारणों से भी नहीं हो पाई, ये इतना काफ़ी है बताने के लिए कि विपक्षी जो ताकतें हैं वो नरेंद्र मोदी से इंडिविजुअली तो पूरी तरह से बेमनस्ता रखती हैं, लड़ने की स्ट्रैटेजी रखती हैं, लेकिन जब साथ ला दिया जाता है तो ये और कमज़ोर हो जाती हैं। इसका एक कारण है, एक प्रतुक दिया जाता है, बाबा अक्सर कहते हैं कि टेबल पे तबला कोई भी डालता है, जब तबला दे दिया जाएगा ना तो फिर नहीं बजता है, नहीं बजता। और ये सच्चाई है कि आज तक ये अपने अपने जगह पर बैठ के मोदी को हटा देंगे, मैं हटाऊंगा मोदी को, मैं उखाड़ूंगा, ये सब बोल चुके हैं, मर्यादाएं पार की गई हैं। लेकिन आज जब बैठकर यहाँ से और एकमात्र चेहरे को ध्वस्त करने की रणनीति बनानी थी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष आपस में ही उलझा रह गया। इसी से हमने कहा कि सफल या असफल, क्योंकि आपने देखा लगातार बीजेपी के नेता कह रहे थे, शाहनवाज हुसैन का भी बयान आया था कि यहाँ आएंगे लोग, चूंकि नीतीश कुमार जी सब जगह घूमे हैं, तो यहाँ भी व्यंजन खाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, और राहुल गांधी ने मोहर लगा दिया। शाहनवाज जी की बात पर तो राहुल गांधी मोहर लगाई थी। उनको बोलने के लिए नीतीश कुमार बोलते रह गए, नहीं बोले, लेकिन बोले तो क्या बोले। एक बाबा मेरे कहानी सुनाते हैं, तूता चूटा वाला, कि 3 गो बेटों के ब्याह कर रहा था, तीनों तोतले थे। तो जब बाप लेके जाता था बोलने के लिए कि भाई चलो लड़की देखने, तो लेके जाता था तीनों को, तो भाई कोई पसंद कर ले लड़की, लेकिन उसके तोतलेपन की वजह से लड़कियां पसंद नहीं कर पाती थी। और लेकिन कहानी क्या सुन लीजिए भैया पूरा, तो एक बहुत मुश्किल से एक जगह संजोग बैठा, लड़की भी पसंद कर ली लड़कों को कि भाई किसी से एक शादी कर लेंगे, बोला बैठक किया जाए, एक बार मुलाकात करा दिया लड़की का। गए, बाप ने जाते समय पहले ही बोल दिया कि देख भाई, तीनों में से कोई कुछ मत बोलना, कुछ भी हो जाए, आग भी लग गया वहां तो ही मत बोलना, आगे आगे भागना मत, भागल बोले ना बोलना, लेकिन बोलना नहीं। तो किसी वजह से चाय और कॉफी के बारे में चर्चा होने लगी, बोला चाय ले आ जाए कि कॉफी ले आ जाए। पहला बेचारा बच्चा देखा कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, समंजस में फंस गया कि चाय कॉफी के बीच में डिबेट इतना बड़ा होगा डिबेट कि एक आधा घंटा तक चल गया। तो लास्ट में बच्चे ने कह दिया कि टायो मिल जाता तो ठीक है रहता है। फंस गया, पहला कहानी वही खत्म। तो दूसरा बच्चा जो बगल में था वो उसको मार के बोलता है, अरे पिताजी बोले थे ना कि नहीं बोलना, तो काहे बोला। दूसरा भी तोता पकड़ा गया। बाप अभी इस बात पे चिंतित ही था, तब तक सबसे बड़ा वाला बेटा बाप की तरफ देख के बोलता है, पिताजी हम तो ये विपक्ष की एकजुटता जो आज थी ये ऐसी ही थी भैया, मतलब इसे और किसी तरीके से मैं नहीं समझा सकता हूँ। केजरीवाल क्यों भाग गए? केजरीवाल को ऐसा क्या मीटिंग था जो इस मीटिंग से भी इंपॉर्टेंट था? अगर आए थे तो समय आने के लिए आप एक दिन पहले आए थे, और जाने की इतनी बेचैनी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं बैठते हैं। नीतीश कुमार बीच में बैठे हुए हैं, अब बेचारा इंसान का एक पेरिफेरल विजन होता है, इतना ही पे देख सकता है।
नीतीश कुमार गर्दन तो घुमा नहीं सकते थे, क्योंकि गर्दन तो आप समझ, नीतीश कुमार के लिए ईगो की बात है जी। फिर भी बेचारे घुमा के मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं देखना राहुल गांधी को, लेकिन बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे आ जा रहे हैं। तो बार बार बोल रहे हैं कि आप बोलिए, लेकिन बार बार कहने के बावजूद राहुल गांधी ने उनकी बात टाल दी। मुझे लगता है कि अंततः अगर बहुत बीमार, मैं तो ये कहूँगा खूब लड़ा मर्दाना, पिछड़ों का वो आवाज था। आज लालू यादव ने फिर साबित कर दिया कि इस प्रदेश में उनसे बड़ा नेता नहीं हुआ है। ये तो कल से नजर आ रहा है। बिल्कुल। अरे आप जो भी नेता आ रहे हैं लालू यादव के घर जा रहे हैं मिलने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनसे मिलना था जाके गेस्ट हाउस में, होटल में मिले हैं। जिसकी शादी है उसको चिंता नहीं है, लेकिन गार्जियन होते हुए बूढ़ा नहीं होता, बेड पर से उठ के, खटिया पर से उठ के आप स्वागत कर रहा है, वैसे लालू यादव ने किया। और आज भी बहुत हिम्मत दी। मैं तो बड़ा कायल हूँ लालू यादव की इस तेवर का राजनीति में, कि आज भी वो उठकर कह रहे हैं कि हम फिट हो गए हैं, अब मोदी को फिट करना है। क्या ये बात बाकी लोग नहीं कह सकते? इस पूरे प्रकरण में लालू यादव फिर से किंग मेकर की भूमिका में उभरा है। निश्चित तौर पर देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि लालू किंग नहीं बन सकते। लालू की राजनीति को किसने समाप्त की, ये कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आज एक बड़ी बात ये भी हुई कि ममता बनर्जी बोलते बोलते इमरजेंसी तक चली गई, और उन्होंने इमरजेंसी कहा नहीं, लेकिन ये कहा कि पटना से ही एक आंदोलन शुरू हुआ था, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन जब तब हो सकता है तो अब भी हो सकता है, तो तब कांग्रेस को नहीं उखाड़ा था आपने। आपके जहन में आज भी कांग्रेस का दिया हुआ दर्द है। केजरीवाल अगर भागते नहीं, अगर कांग्रेस, नीतीश के इतने बगल में नहीं बैठती। केजरीवाल भी उम्मीद कर रहे थे कि इधर राहुल हो तो कम से कम इधर हम हो। आज देखा उन्होंने जैसे ही लिस्ट में कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद फिर राहुल गांधी, और देखिए आपने लेफ्ट की पार्टियां कितनी दूर चली गई थी। ममता बनर्जी को तो पता तक नहीं था कि सीता येचुरी भी बैठे हुए हैं। वो होते तो भाग जाती उठ के, उन्होंने कहा भी, लेकिन देखा उन्होंने कि तो दिखता ही नहीं कहीं कोई। अब बाद में पता चला कि वो ही थे। लेकिन नजर तो आया, फिर विवाद नजर भी आया। विवाद तो बहुत नजर आया। सब हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्रमवार हम लोग आएंगे, सबको बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसलिए आए थे कि जिस प्रकार से अध्यादेश के जरिए उनके अधिकार पर बीजेपी ने रोक लगा दिया। मुझे लगता है भैया कि मतलब इस बैठक को सफल करने में तो पूरी कायनात लग जाएगी, लेकिन वो मुख्य कारण, क्योंकि देखिए ये बैठक और भी होनी है, ये आज ही फाइनल नहीं हो गया, इसे बहुत कंक्रीट करना होगा, सीमेंट, पुचारा, पेंट सब करना है। तो उस स्थिति तक पहुंचने में कौन से 5 बड़े बाधक हैं? सफल तो बिल्कुल रहा कि सब आ गए, विफल क्यों हो सकता है, विफल क्यों कहा जा रहा है, और जो नजर आया विफल हो सकता है, तो और लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सफल नहीं होगा, विपक्षी एकता को, जिंदा मेढक को तोड़ने के समान। जी, और ये 5 कारण जो हमारे पास है। जी, तो पहला कारण हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, पहला कारण केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना। केजरीवाल अकेले नहीं आए थे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। केजरीवाल अकेले दल थे, अकेले पार्टी थे, जो खुद नहीं बल्कि 2 राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भगवंत मान को भी साथ मिलाए और राजीव चड्ढा भी उनके साथ थे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि केजरीवाल अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड आए थे। लेकिन दिल्ली से केजरीवाल के चलने से पहले ही बिहार में चर्चा हो गई थी कि केजरीवाल आधे मंच से उठकर भाग सकते हैं। क्यों भाग सकते हैं? केंद्र एक अध्यादेश ला रहा है, उस अध्यादेश के माध्यम से राज्यों की ताकतें कम की जा सकती हैं। इसके पहले विक्टिम तो केजरीवाल बनेंगे। चीख चीख के कह रहे हैं। अब देखिए, एक कहावत है कि मैंने पूरे राज्य को बचाने की बात चल रही है, कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, और सबसे आगे वाला घर डूब गया। नहीं, लेकिन एक बार आपको टोकना चाहेंगे कि जब कोर्ट ने दे दिया था केजरीवाल के पक्ष में फैसला, फिर भी केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए उसे पलट दिया। मनमानी है, यही मनमानी है। इसको लेकर के केजरीवाल अच्छे खासे नाराज हैं, और वो चाह रहे थे, उन्होंने आने से पहले भी सभी दलों को चिट्ठी लिखा था कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, और इस मुद्दे पर आज हमारी जहां तक जानकारी कोई बात नहीं। देखिए, एक राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मुकुट। दिल्ली इस देश का मुकुट है। भाजपा सत्ता में तो आ गई, लेकिन दिल्ली कभी भी अपने कब्जे में नहीं कर पाई। सारे लोग वहीं रहते हैं, संसद भवन वहीं है, लेकिन उस तख्त का मालिक कोई और है। ये बात नरेंद्र मोदी को हर बार खटकती है, और इसीलिए नियमों को ताक पर रखकर संवैधानिक ताकतों का उपयोग किया जाता है नेताओं के, इंडिविजुअल के खिलाफ। और इट्स हाई टाइम, अगर अब भी ये नहीं सुधरे और एक जगह नहीं आए, तो इन सब को इंडिविजुअली भाजपा खत्म करने की ताकत रखती है। और आप मानिए ना मानिए, दिस इज अ डिजास्टर प्लान। ये अंततः करना पड़ गया,
और अभी भी ये लोग शिमला जाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सफल कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी किस दो की बात होनी चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि आज का मीटिंग मोन्यूमेंटल रहा, हम शिमला में सिग्नेचर कर देंगे, साइन करके। लेकिन आज का तो यही लगा ना कि फिर अगला टाला गया, इसी तरह से टलते रहेगा। केजरीवाल बैठक में नहीं आए, बैठक में शामिल हुए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और तब जब केजरीवाल एक दिन पहले आ गए जी, और इस बैठक में आपको इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतना था आपके पास, इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये केजरीवाल का भागना स्थापित करता है कि पंजाब से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा जी। पंजाब से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में भी, चूंकि विपक्ष में तो है ना ये केजरीवाल, गुजरात में भी विपक्ष में है, तो ये नहीं देंगे साथ इस विपक्ष की एकजुटता का। केजरीवाल का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा पर कांग्रेस राजी नहीं है। और अभी के डिबेट में आपने जो डिबेट किया था उसमें भी क्लियर हो गया, उनके प्रवक्ता से भी जो बात हुई कि केजरीवाल इनके अलावा अगर इस पर बात नहीं होगी तो केजरीवाल महागठबंधन के साथ नहीं, विपक्षी नेताओं के साथ नहीं है जी। तो पहला तो चेन जो है यही निकल गया, एक कड़ी निकल गया, एक तो महत्वपूर्ण कड़ी निकल गया, सबसे मजबूत कड़ी निकल गया। कांग्रेस के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन में है तो वो तो केजरीवाल ही ना है जी। और महत्वपूर्ण बात है कि 2 राज्य में तो सीधा प्रभाव नजर आ रहा है, सीधा। इसके अलावा कुछ राज्यों में जहां प्रभाव नजर बाद में आएगा। देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको, समाजवादियों का सबसे बड़ा समस्या क्या है? तथाकथित समाजवादी। मैं आज समाजवादी नहीं मानता हूं किसी को, ये तथाकथित समाजवादी, हाँ सबसे बड़े समाजवादी आप हम हैं, सबसे बड़ी समाजवादी आज के पत्रकार हैं कि हम सभी धर्मों और सभी जातियों की बात करते हैं। एक ब्राह्मण होते हुए दलित राजनीति पर मैं चर्चा करने बैठता हूं और खुले दिल से चर्चा करता हूं ताकि सामने वाले को मौका मिल सके। लेकिन ये नेता समाजवादी नहीं है, ये समाजवाद का चोंगा पहनकर अपने पारिवारिक हितों का पोषण करते हैं। केवल मैंने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, मायावती तक मेरी बात जा रही है, मायावती भी समाजवादी है, अपने आप को मानती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनको लगता है ना कि कोई भी नया नेता अगर कोई नए विचारधारा को लेकर आता है, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हों, मार्क्सिस्ट विचारधारा को लेकर आए, या केजरीवाल एक ओपन जो कहते हैं ओपन समाज का कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसमें सब कुछ निहित हो, ताकतें विभाजित हो, वो भी इनको पसंद नहीं आता है। इनको ओवैसी की राजनीति पसंद नहीं आएगी, इनको कन्हैया पसंद नहीं आएगा, इनको ये सब चीजें पसंद नहीं आएंगी, ये कंबल ओढ़ के घी पीना चाहते हैं। इसका तो देखिए, जब सत्ता में नहीं थे तो इनका आप बयान उठा के देख लीजिए जी, और उसके बाद आज इनका देख लीजिए, तो सिर्फ मतलब के लिए पलट गए। और केजरीवाल की भी मजबूरी है, ये समझ में आ गया, केजरीवाल आना नहीं चाहते थे, मजबूरी बस हुआ है। उनका बस वही अध्यादेश को लेकर के था कि शायद हमको राज्यसभा में नहीं पारित करने दे, चूंकि राज्यसभा में अगर पारित हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, बिल्कुल, फिर केजरीवाल का हाथ कट जाएगा, बिल्कुल। और ये एक बड़ा कारण जी। दूसरा कारण चाहेंगे, देखिए ममता बनर्जी ने भाषण दिया, ममता बनर्जी ये भी कहा कि हम खून तक बहाने के लिए अपना खून तैयार है जी, इस विपक्ष की एकजुटता के लिए। लालू यादव से कितनी सहृदयता से वो मिली, पैर उनके लगना, तेजस्वी के प्रति एक बुआ वाला प्रेम उनका दिखता है, हर बार दिखता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यही प्रेम तेजस्वी यादव मायावती से भी ले चुके हैं, आपको याद होगा चुनाव में मायावती के जाके पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, और आज जब बुलाकर बुआओं को सम्मान देना था तो एक बुआ को तो बुला लिया, दूसरे बुआ को नहीं बुलाया। और अगर यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंचे भी तो अगर ममता बनर्जी वहाँ की मजबूत ताकत नहीं होती, और एक और बात जान लीजिए भैया, पिछले चुनाव में वो मजबूर नहीं कर देती राजद को और जदयू को कि वो मजबूर होकर सपोर्ट करे उनका, जदयू ने तो नहीं किया, राजद ने अंततः सपोर्ट किया बिना शर्त के, वहाँ पर बंगाल में देख लिया बंगाल में उनकी ताकत को। और बंगाल की वजह से, आप मानिए ना मानिए, कोई माने ना माने, मैं मानता हूं कि बंगाल में यदि भाजपा को नहीं रोक पाती ममता बनर्जी तो आज ये बैठक नहीं हो रही होती, और मायावती की तरह इनको भी साइड कर दिया था। बिल्कुल। और आज जिस मंच पर ये बैठी थी, मुझे मैं बताने को बड़ा अजीब लग रही है कि इनको पता तक नहीं था कि कौन कौन बैठे हुए मंच पर, अपनी बातें इन्होंने रखी, फिर ये जब चली गई तो इन्होंने वहां से देखा कि सीताराम येचुरी यहाँ भाषण दे रहे हैं, जिनसे व्यक्तिगत कुछ खुन्नस, क्यों नहीं खुन्नस होगा, वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां मिलकर इनको तबाह करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस के प्रति इनका जो वैमनस्यता है वो तो ओपन है,
फिर भी ये इस मंच पर आई उसी के विरुद्ध इनका राजनीति रहा है वहाँ। और अब कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां मिलकर वहां इनको कमजोर करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर इस प्रदेश में और देश में कुछ खेल कर रहा है। हमने उस पर पंचनामा किया है, तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा करते हुए। निश्चित तौर पर आज देखिएगा कि मांझी जी अग्रेसिव थे, भाजपा अग्रेसिव थी, चिराग पासवान ने एक बयान दिया, तुरंत इंतजार कर रहे थे चिराग पासवान, जैसे खत्म हुआ मीटिंग वैसे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बातें रखी हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं किया है, मतलब वो अपनी संभावनाएं खुली रखना चाहते हैं। और ये कांग्रेस के साथ जो लेफ्ट का गुट चल रहा है, इसी में इंटरेस्ट उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को है। तो कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी के बोलने की वजह से उनको ऐतराज था कि सीताराम येचुरी को क्यों बोलने दिया गया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, उनसे और कुछ सीखे या नहीं सीखे, ये खिड़की खुली रखने की सीख तो जरूर मिली। और ये साबित करता है कि मायावती भी शिमला तक बात ले जाने वाली मायावती ही है। माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी ही। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले जब उन्होंने बोलने का मौका मिला, उन्होंने साफ ये बात कही कि ठीक है अब हम लोग शिमला लेके चल रहे हैं इस बातचीत को। मतलब बात नहीं हो पाई। ये बड़ा इशारा है। तीसरा कारण जानना चाहिए। ये तीसरा कारण बड़ा मजेदार है। तीसरा कारण ये है कि ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंच पाए, ओवैसी को न्योता नहीं था, मायावती को न्योता नहीं था, शहाबुद्दीन के परिवार के किसी सदस्य को बिठाया नहीं गया। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, राजद की जो नेत्री हैं बुशरा अर्श, वो बैठी डिबेट में। कल ही जब मैं कह रहा था कि दलितों के किसी बड़े चेहरे को नहीं बुलाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को भी नहीं बुलाया गया। हालांकि आप जान लीजिए कि महबूबा मुफ्ती आई थी और अब्दुल्ला भी आए थे। इन दोनों के बावजूद उन्होंने ये बात कह दी कि अल्पसंख्यक को नहीं बुलाया गया। मतलब आप जान लीजिए इसका, एक तो ओवैसी को नहीं बुलाया गया, दूसरा शहाबुद्दीन के परिवार से किसी को नहीं बुलाया गया। इस बैठक में ना, इस बैठक से दूर ही कहीं, तैयारियों में ही कहीं उस परिवार को हिस्सा मिलना चाहिए था जिसने इतना कुछ लालू परिवार के लिए किया। लेफ्ट की पार्टियां हों, राइट की पार्टियां हों, केवल एक भाजपा छोड़कर बिहार में सभी ने मुसलमानों को दुधार गाय की तरह दुहा है उस वोट बैंक। और जब भी उस गाय को खिलाने की बारी आती है, बड़ा विचित्र हो जाता है ये परिस्थिति कि बड़ा भाई कहता है कि छोटा खिला देगा, छोटा कहता है बड़ा खिला देगा, बड़ा कहता है कि बाप खिला देगा, बाप लेकिन खिलाता कोई नहीं खिलाता है। और वो गाय कमजोर होती जा रही है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं, मुझे मुसलमान समाज से बड़ा इस मामले में दुख भी रहा है, मेरा क्षोभ भी रहा है कि ये संगठित समाज है लेकिन बिहार में बहक जाता है ये समाज। और दुख इस बात का होता है भैया कि इस समाज को एक भी रिप्रेजेंटेटिव अब नहीं मिल रहा है उतना मजबूत बिहार से। अब देख लीजिए कि शहाबुद्दीन का दौर समाप्त हुआ तो कोई मुस्लिम नेता खड़ा नहीं हो पा रहा है अब। और अगर वो हो भी रहा है, पिछली बार ओवैसी के विधायक जीते तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, ये कायदे से दुखी होना चाहिए। उनके ऊपर एक टैग लगा दिया कि वो देश विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लोकतंत्र की शोभा वो भी है। लेकिन शहाबुद्दीन प्रकरण में मुसलमानों को तो समझना चाहिए था कि जो शहाबुद्दीन ने क्या कुछ नहीं किया लालू जी के। भैया एक और बात जान लीजिए, जो मुसलमान वोटर्स हैं ना, ये बहुत साइलेंट वोटर्स हैं, ये अग्रेसिवली अपनी बात नहीं बोलता है। ये नरेंद्र मोदी के काल में बड़ा एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दिया गया, माइक लेके दूसरा को चंगू मंगू पहुंच जाता है और वो मुसलमानों को अग्रेसिव कर देता है किसी किसी बातों पर, तो मुसलमान खुलकर सामने आने लगते हैं। तो फिर उन सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं ये छोटे दल अपने पाले में, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन वास्तविक तौर पर बड़े कहानी में मुसलमानों का वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विपक्षी एकजुटता भी उसी कारण से की जा रही है। सभी जानते हैं कि लगभग 17-18% पूरे देश भर में तो 20% ऊपर का वोट बैंक है। इतना बड़ा वोट बैंक अगर मोदी के खिलाफ जाता है तो एक जगह चला जाए, एक जगह। ये एक खासियत है कि जहां वोट गिरेगा एक जगह गिरेगा। और मुसलमानों का यही साइलेंट वोटिंग करते हैं, एक तरफ करते हैं। आपको चुनाव तक नहीं अंदाजा था कि ओवैसी 6 विधायक जिता के 5 विधायक ले आएंगे। ये लास्ट में क्लियर हुआ कि अब ओवैसी भारी पड़ने वाले हैं। और राजद तो सनक गई थी, कांग्रेस पगला गई थी, काम नहीं कर रहा था दिमाग इन लोगों का। नीतीश कुमार को भी लगा कि अरे मोदी के खिलाफ अभी भी तपिश है, इसको इस पे आग सेका जा सकता है। और तभी उन्होंने तय किया कि हम पलटेंगे। अब ये सारी तैयारियां तभी हो गई थी देखकर उस मुसलमान वोट बैंक को। तो कहीं ना कहीं देखिए कोई लीडरशिप सेकंड लेवल पे डेवलप नहीं हो रहा है। शहाबुद्दीन की राजनीति समाप्त करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का इस्तेमाल किया गया। आज अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं इलाज करा रहे हैं, लुंगी पहन के, कोई देखने वाला कहीं साइड पर है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। चौथा कारण जानना चाहिए। ये चौथा कारण तो सबसे बड़ा कारण यही है भैया, आज तो घोषणा होनी थी
हमको तो लगा कुछ मिल जाएगा नीतीश कुमार को आज। इतना मेहनत किया, इतना बोले, हम सोचे कि मोदी जी को इतना पानी पी पी के कोस रहे थे, इनको कुछ दे देगा सब जी। लेकिन सब आया लेकिन कुछ दिया नहीं। हम सोचे इनका पट्टी वाला कुछ इनको दे देगा। हमको लगा कि हो सकता है कि ममता बनर्जी जी कुछ दे दें, कांग्रेस से कुछ दे दें, इनको तो खाली हाथ छोड़ दिया गया। एक तो तबीयत खराब में इतना बड़ा बैठक इन्होंने आयोजित किया, इस बात के लिए इनको धन्यवाद मिलना चाहिए। दूसरा, इतने खुले दिल से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि राहुल गांधी ही इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसके लिए बधाई देना चाहिए इनको। लेकिन एक छोटी सी चीज तो दी जा सकती थी ना। अरे ठीक है, आप पूरा बिल्डिंग मत दीजिए, चूंकि सूत्रधार यही है, बिल्डिंग में तो ताला वाला मार के चौकिया तो कम से कम दे दीजिए, संभाल के रखिए, केयरटेकर की भूमिका दरबाने बना दीजिए। कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार का नाम बार बार लिया जा रहा है। कई लोगों को, कई बड़े बड़े चैनलों को भी भ्रम है कि नीतीश कुमार कन्वेनर है। स्वघोषित कन्वेनर से काम नहीं चलेगा। जी। आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था कि इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित कौन करेगा, कौन फेविकॉल बनेगा, कौन सभी से बात कराएगा। अगर ये वेगाबोन तरीके से होगा तो आज ही लिख के दे लीजिए कहीं कि ये विफल है जी। अगर नीतीश कुमार या ललन सिंह ही या लालू यादव ही कोई एक कन्वेनर बनते तो बिहार के में हुए इस बड़े कार्यक्रम को सफल एक आंदोलन माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार को लेकर, कन्वेनर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। नीतीश खुद से ही स्वघोषित बीच में बैठ गए। नीतीश खुद ही अपने आप को बड़े बड़े पोस्टर्स में बीच में बिठा लिया उन्होंने, बड़ा बड़ा, सबका छोटा छोटा मुंह, अपना बड़ा मुंह। ये स्वघोषित तौर पर हुआ, लेकिन हुआ नहीं है। पांचवा और आखिरी कारण ये कि कांग्रेस ने जो बात कल कही, परसों कही, चौथा को कही, कांग्रेस लगभग 18 तारीख से बयान दे रही है और कल तक उन्होंने 22 तारीख तक बयान दिया है कि राहुल गांधी ही पीएम होंगे। और इस बात को खुले मंच से भी कोई काट नहीं पाया। इतने दल थे, ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लेकिन बुरी बात कहाँ है वो मैं बताता हूँ। ये विपक्ष एकजुटता के लिए बहुत बढ़िया है कि कांग्रेस के इस बयान पर किसी को ऐतराज नहीं है। क्योंकि हम लोग आकलन भी कर रहे थे कि कांग्रेस अपने अलावा किसी पर तैयार नहीं होगी। अगली बैठक होगी ही नहीं, तय है। अगर कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो अगली बैठक नहीं होगी जी। लेकिन एक जान लीजिए कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन के लिए, इस विदेशव्यापी गठबंधन के लिए, कि राहुल गांधी को पीएम के तौर पर सबने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक बात हम जान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी एक्सेप्ट कर लेंगी कांग्रेस को। मैं कह रहा हूँ कि यूपी से अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आपने नाम तो ले ही लिया, नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीतीश किसी भी स्थिति में, he wants this position to be ever open। 24 तक इसका दावेदार कोई नहीं बने, अगर वो नहीं बने तो कोई नहीं बने। इस स्थिति के लिए वो तैयार है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ कोई नाम सजेस्ट कर देते हैं, नीतीश कुमार फिर विक्रम बैताल की तरह यू ओपन माउथ। चूंकि इसी के लिए, इसी इच्छा के लिए तो तमाम प्रयास कर रहे हैं, आखिरी समय में मिल जाए। बूढ़ा सिर कंगन फेंकता है भैया, तो एक बात जान लीजिए, एक मेंटल इसमें गेम होता है। बूढ़ा सिर कंगन भी फेंक के फंसाना चाहता है किसी को ना, तो अपने से दूर नहीं फेंकता है, उसको पता कि लेके भाग जाएगा। तो लेकिन नमन जी, एक चीज तो इसमें उठ रहा है और सवाल, लालू जी चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी तरह से बिहार की राजनीति से आउट हो जाए ताकि अपने बेटा को गद्दी हो। ये अब नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके लिए तेजस्वी यादव का भी स्वप्न रह जाएगा। इसकी मियाद पार हो गई भैया, इसकी मियाद पार हो गई। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री अब 15 अगस्त को सब तो झंडा नहीं फहरा पाएंगे। एक तैयारी थी कि 15 अगस्त को उनको झंडा फहरा दिया जाएगा सीएम के तौर पर, वो नहीं होना है। गांधी मैदान में बैठ के नीतीश कुमार को ही झंडा फहराते देखना है। तो हम लोग का आकलन जो पहले से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर हम उसी बात पाएंगे, क्योंकि आगे दर्शकों को देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार फिर से एक बार संभावना है कि अंदर की खबर तो ये है भैया, उनकी मीटिंग खत्म होते ही मैंने एक ब्रेकिंग खबर की थी। अंदर की खबर ये बहुत विश्वसनीय स्रोत नीतीश कुमार के करीबी ने ये बात मुझे बताई है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज थे। मीटिंग जब खत्म हुई तो लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की अकेले में, थोड़ा दूर लेके गए सभी लोगों से, और उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट्स थी वो रजिस्टर वहीं कर दी लालू यादव को कि देखिए मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस मीटिंग से, मैंने ऐसे उम्मीद नहीं की थी। सभी को अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर आनी चाहिए थी, एक ओपन डिबेट होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग उस मीटिंग में, आप साफ तौर देख सकते हैं, उसका फुटेज भी आया हुआ है, कोई किसी से बात करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है।
बार बार नीतीश कुमार साफ झलक रहा है कि एक दबाव में, एक मोदी के भय ने, बिल्कुल। उनके मन के अंदर का लालच, डर, इसके कारण एकजुट हुए, ये भी तो हो सकता है कि मोदी को डराने के लिए किया गया हो, ताकि मोदी पर कोई प्रेशर मोदी को। मेन बात ये लोग जब यहाँ कर रहा है लोग, तो मोदी जी विदेश में जी, मतलब कितना फर्क पड़ रहा है भाजपा को इस मीटिंग से, इसका अंदाजा वो फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार बीजेपी नेताओं का बयान हमने सुना है, लगातार सुना है। जी जी, चलिए धन्यवाद नमन जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज की जो बैठक थी विपक्षी नेताओं की, उस पर साफ तौर पर हम लोग शुरू से आपको कह रहे हैं कि शुरू से लग रहा था कि यह बैठक जबरदस्ती बुलाई हुई है, और इसमें नजर भी आया जिस प्रकार से ममता, केजरीवाल और कांग्रेस का, तो आज ही समझ में आ गया विपक्षी एकता को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि यह जिंदा मेढक को तोड़ने के समान है। लगातार बीजेपी कह रही है कि इसमें कभी कोई संभावना नहीं है विपक्षी एकता का, लोग बैठेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहार का और व्यंजन खाएंगे, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लगातार आपको हम कहते हैं कि उनको समझना नामुमकिन है। लालू प्रसाद यादव को भी आज उन्होंने समझा दिया है कि किस प्रकार से, किस बात से लेकर के उनको दिक्कत हुई है, और जब अगला मीटिंग शिमला में होने की बात है, इसी से लग रहा है कि आज किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। जिस प्रकार से केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, सबों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं उन्हें यहाँ पटना में खींच कर ले आई है, और उनकी जब महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराएंगी तो महागठबंधन का भविष्य निश्चित तौर पर आपको आगे नजर नहीं आएगा। और लगातार हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, आगे आने वाले समय में यह देखने को मिल सकता है। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।